हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ध्रुव कुमार यादव और आप देख रहे हैं स्टडी विद ध्रुव। फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, उसी का दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन्स, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो नेफ्रॉन्स होता क्या है, तो ब्रीक में ही पाया जाता है नेफ्रॉन्स, जो हमारे ब्लड को प्यूरीफायर करता है, फिर उसे छानता है ना। तो देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। इसे हिंदी में ब्रिकाणु भी कहते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं आज नेफ्रॉन्स, है ना। नेफ्रॉन्स, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है नेफ्रॉन्स। इसका प्याले के समान संरचना को क्या बोलते हैं, बोमन संपुट, है ना। बोमन संपुट इस प्याले जैसे संरचना को बोलते हैं और इसका सिरा प्याले समान संरचना से ही स्टार्ट होता है। इसके प्याले समान संरचना के बीच में कुछ रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक ना। और इस बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस को कुल मिला के क्या बोलते हैं, मल्पीगियम कोश, है ना। इसी से अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका निकलती है ना। यहाँ से क्षनित होने के बाद ये नली जब आगे बढ़ती है तो कुंडलित नलिका में परिवर्तित हो जाती है। एक कुंडलित नलिका का दो भाग होता है, एक दूरस्थ भाग और एक समीपस्थ भाग। तो इसके समीपस्थ भाग को हेनले का अवरोही चाप कहते हैं और दूरस्थ भाग को हेनले का अधिरोही चाप कहते हैं। और इस अवरोही और अधिरोही चाप के बीच में हेनले का लूप, एज वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं हेनले का लूप, है ना। ये आगे जाके संग्राहक नलिका से मिलती है, मतलब यही दूरस्थ कुंडलिका है जो अधिरोही चाप बनाती है। ये आके संग्राहक नलिका से मिलती है। ये संग्राहक नलिका आगे जाके सामान्य संग्राहक नली से और ये मूत्रवाही वाहिनी से जाके मिल जाता है, ठीक ना। देखते हैं, प्याले के समान संरचना से यह स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमन संपुट। जो मैं बताया यहाँ पास, जो बोमन संपुट है, ये वाला बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट और इस ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मिला जुला कर बोलते हैं मल्पीगियन कोश, ठीक ना। इस प्रकार से हमारे ब्रीक में इस प्रकार के नेफ्रॉन लगभग 1.25 मिलियन पाए जाते हैं, ठीक ना। 1.25 मिलियन पाए जाते हैं। और ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करके उसे अपशिष्ट जो लिक्विड रहते हैं उसको ब्लैडर की ओर भेज देते हैं, संग्राहक नली की ओर भेज देते हैं। संग्राहक नली मूत्रवाहिनी में खुलती है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या बोलता है, ब्रीक संरचनात्मक एवं कर्मात्मक इकाई होती है। किसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, तो नेफ्रॉन्स की, है ना। प्रत्येक ब्रीक में इसकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 1.25 मिलियन होती है। नेफ्रॉन के आगे के हिस्से को क्या बोलते हैं, बोमन संपुट, जिसको मैं अभी बताया था प्याले के समान संरचना होती है, उसे बोमन संपुट कहते हैं, जो कोर्टेक्स में स्थित होता है। कोर्टेक्स फ्रेंड, मेरे फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें से हम लोग पढ़े थे किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक कोर्टेक्स और एक मेड्यूला। तो एक कोर्टेक्स में होता है जो बाहर एक और रहता है। इस बोमन संपुट, इसी से एक कुंडलित नलिका निकलती है जिसे हेनले का लूप कहते हैं, है ना। देखिए, एक कुंडलित नलिका निकलती है, एक कुंडलित नलिका जो यहाँ से फ्रेंड्स, ये तो मैं एक नॉर्मल डायग्राम बनाया हूँ। अगर इसका ओरिजिनल डायग्राम देखिएगा तो बहुत ही उलझा हुआ डायग्राम है, जिससे बहुत सारे वेन्स वगैरह फंसे हुए रहते हैं। तो मैं इसको आसानी से एक ड्रॉ के रूप में बनाया हूँ। तो ये जो यू के आकार का लगभग बन रहा है पतला वाला अधिरोही और अवरोही चाप, इसके बीच को हेनले लूप कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ तक का एक सार देख लेते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, ब्रीक की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार कोशिका जीवन की कार्यात्मक इकाई होती है, उसी प्रकार ये नेफ्रॉन या ब्रीकाणु किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक ब्रीक में इसकी संख्या लगभग 1.25 मिलियन होती है ना। अंदाजा लगा के देखिए, 1.25 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख, ठीक ना। नेफ्रॉन के आगे के हिस्से को बोमन संपुट कहते हैं, यह कोर्टेक्स में स्थित होता है और इसी से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे हेनले का लूप कहते हैं, ठीक ना। फ्रेंड्स, जब तक नेफ्रॉन एक्टिव रहेगा तभी तक किडनी काम करता है, ठीक ना, क्योंकि यह इसका यूनिट है। नेफ्रॉन्स किडनी के काम करने का यूनिट है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं और क्या इसका उपाय है, देखते हैं। तो जब ये ख़राब हो जाए तो एक आर्टिफिशियल किडनी आता है, कृत्रिम वृक आता है। ये क्या करता है, जब किडनी की नेफ्रॉन की कोशिका काम नहीं करती है, मतलब जब किडनी की नेफ्रॉन कोशिका काम नहीं करती है,
तब ब्लड में अपशिष्ट पदार्थों का जमा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क या नेफ्रॉन से ब्लड का प्यूरिफाई करता है, उससे अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करता है। यदि यही काम नहीं करेगा तो ब्लड में नाइट्रोजनी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों का जमा हो जाएगा, ये लाजमी है, ठीक ना, जिससे टॉक्सिक की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि उत्सर्जी पदार्थ जो बनता है पाचन के फलस्वरूप, अगर उसको जल्दी शरीर से बाहर निकाला जाए तो वो शरीर की कोशिका के लिए हानिकारक होता है। तो जब ब्लड का प्यूरिफाई नहीं होता तो उससे अपशिष्ट पदार्थ उससे क्षनित नहीं हो पाएंगे और वो शरीर में एकत्रित होते ही जाएंगे। तो इससे जाहिर सी बात है कि उसमें टॉक्सिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। तब रक्त को शरीर से बाहर सेल्यूलोज की टंकी में प्रवाहित किया जाता है, ठीक ना। एक सेल्यूलोज की पाइप की बनी एक टंकी होती है, सेल्यूलोज की बनी, उसमें उस टंकी में इस ब्लड को प्रवाहित किया जाता है, ठीक ना। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इससे अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है। इससे क्या होता है, जो किडनी जो प्यूरिफाइंग का काम करता है, ये टंकी इसमें काम कर जाता है और इससे अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है और शुद्ध ब्लड को पुनः शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक ना। और शुद्ध ब्लड को शरीर में पुनः भेज दिया जाता है। टंकी प्रवाहित किया जाता है तो शरीर शुद्ध हो जाता है, उससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और इस शुद्ध ब्लड को शरीर में फिर भेज देते हैं। इस प्रकार जो टंकी में भेजते हैं और वहाँ से जो शुद्ध होते ब्लड आता है उसको पुनः शरीर में प्रवेश कराते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक ना। अभी आप लोगों को आसान लगा होगा डायलिसिस किसे कहते हैं, समझ गए होंगे। डायलिसिस अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो बोलेंगे, यदि किसी व्यक्ति का किसी कारणवश वृक्क खराब हो जाता है या काम नहीं करता है तो उसके शरीर के ब्लड में टॉक्सिक की मात्रा या अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो उस ब्लड को प्यूरिफाइंग कराने के लिए सेल्यूलोज के बने एक टंकी में प्रवाहित किया जाता है और इससे अशुद्धियाँ जो है वो क्षनित हो जाती है, बाहर निकल जाती है और शुद्ध हो जाता है ब्लड। इस शुद्ध ब्लड को शरीर में पुनः भेज दिया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम कुल मिलाकर डायलिसिस कहते हैं, है ना। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जब रक्त को पुनः शरीर में या बॉडी में स्थानांतरित करते हैं या फिर उसमें मतलब पुनः शरीर में इंटर कराते हैं तो उसमें हिपेरिन नामक प्रोटीन मिला देते हैं। हिपेरिन क्या करता है दोस्तों? तो इससे रक्त का शरीर में जमा नहीं हो पाता है। जब भी देखते हैं हमको चोट लगता है तो शरीर जैसे ही हवा के संपर्क में आता है थोड़ी देर में जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। यदि दोस्तों कल्पना करो कि यदि ब्लड नहीं जमता तो क्या होता, हमारे शरीर से निरंतर ब्लड बाहर निकलता रहता है और हम ब्लड के बाहर निकलने से हमारी मृत्यु हो जाती। तो ये हिपेरिन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो मतलब बाहर आने पे तो जम जाता है प्रोथ्राम्बिन ये सब के कारण, और लेकिन शरीर के अंदर अगर जम जाता तो भी कैसे होता, उसमें भी दिक्कत था। और शरीर से बाहर आने के बाद अगर नहीं जमता तो भी दिक्कत था। तो शरीर के अंदर हिपेरिन नहीं जमने देता है और शरीर के बाहर प्रोथ्राम्बिन, थ्राम्बोप्लास्टिन इत्यादि जो प्रोटीन होते हैं वो लोग नहीं जमने देते हैं। दोस्त फ्रेंड्स, आप लोग कभी अगर ब्लड डोनेट किए होंगे या फिर ब्लड बैंक में कभी ब्लड दिए होंगे तो देखे होंगे जब डॉक्टर ब्लड निकालता है तो जो थैली होती है उसमें पहले से एक लिक्विड रहता है। जानते हो क्या होता है? वो भी एक हिपेरिन प्रोटीन होती है जो ब्लड को जमने से बचाता है। तो समझ गए होंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं। देखो, पहले डायलिजर, सबसे पहले डायलिजर जो डायलिसिस मशीन था उसका निर्माण कौन किया था? तो डॉक्टर विलियम कॉल्फ। कौन किया था? डॉक्टर विलियम कॉल्फ ने सन 1943 में किया था फ्रेंड्स। पहले डायलिजर का निर्माण डॉक्टर विलियम कॉल्फ ने सन 1943 में किया था, पर यह सफल नहीं हुआ। बाद में सफल प्रयोग 1945 में हुआ, ठीक ना। मतलब जो 1943 वाला जो था वो सफल नहीं हुआ, 1945 वाला सफल हुआ। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्या बोलता है? किडनी की स्टोन, मतलब जो किडनी स्टोन होता है जिसको हम लोग पथरी कहते हैं, वो क्या होता है? एक प्रकार का कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक ना। आप लोग कभी शरीफा खाए हैं? सीताफल, शरीफा, उसको खाएंगे तो देखिएगा उसमें, उसको कभी जीभ में लेके थोड़ा महसूस कीजिएगा, उसमें कुछ खुरदुरा सा रहता है, खुरदुरा टाइप से, वही होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक ना। और ये ज़्यादातर किन लोगों में होता है? ये जो पथरी की संभावना मतलब दिक्कतें ज़्यादातर मेल में होती है, मेनली। दूसरा देखें तो ऐसे जंतु जो मूत्र में अमोनिया यानी NH3 निष्कासित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अमोनियोटैलिक। ध्यान दीजिएगा, अमोनियोटैलिक कहते हैं। ऐसे जंतु जो मूत्र के रूप में अमोनिया मतलब डायरेक्ट अमोनिया NH3 निष्कासित करते हैं उन्हें अमोनियोटैलिक कहते हैं। उदाहरण इसके देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो पानी में रहने वाले जानवर और प्रोटोजोआ इत्यादि, ठीक ना, जानवर और प्रोटोजोआ इत्यादि। तीसरा देखते हैं जो मूत्र के रूप में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, जो मूत्र में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं उसे यूरिक टैलिक कहते हैं, यूरिक टैलिक कहते हैं। इसमें इसके उदाहरण क्या क्या होंगे दोस्तों? तो सरीसृप एवं पक्षी, सरीसृप एवं पक्षी,
रेप्टाइल्स और बर्ड्स या फिर हाँ बर्ड्स या एविज। मूत्र में जो यूरिया निष्कासित करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक। इसमें कौन आ जाएगा, मानव, हम लोग, है ना। 5वां फैक्ट देखें तो सांप, मगरमच्छ तथा पक्षियों में, सांप, मगरमच्छ तथा पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है ना दोस्तों। मतलब हम लोग में यूरिन ब्लैडर में एकत्रित होता है, इन लोगों में ब्लैडर में एकत्रित नहीं होता है। देखिए दूसरा, छठा क्या बोलता है, क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन गर्भावस्था के दौरान पाया जाता है, यह यूरिन में होता है। जो क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन होता है यह गर्भावस्था के दौरान होता है, यह यूरिन में पाया जाता है। इसीलिए जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है किट के माध्यम से तो इसी क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन के कारण वो पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है। 7वां क्या बोलता है, मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम एक प्रोटीन ही है, उसके कारण ही होता है। मूत्र में गंध, मूत्र में जो गंध आती है वो किसके कारण होता है, तो यूरिनोड के कारण होता है। 8वां क्या बोलता है, 9वां क्या बोलता है, पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होती है, अमोनिया के कारण होती है। किसके कारण होगी दोस्तों, अमोनिया के कारण ही होती है। फ्रेंड्स अब इसका एक सार देख लेते हैं बस कुछ सेकंड में, है ना। तो दोस्तों हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे किडनी का एक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन्स, उसी का आज हम अध्ययन कर रहे थे। तो नेफ्रॉन फ्रेंड्स क्या होता है, तो किडनी का एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 1.25 मिलियंस होती है, ठीक ना। इसका प्रारंभिक सिरा एक प्याले के समान संरचना से स्टार्ट होता है। ये देखिए प्याले के समान संरचना है ना, ये वाला प्याले के समान संरचना से स्टार्ट होता है, जिसको बोमन कैप्सूल कहते हैं या बोमन संपुट कहते हैं। इस बोमन संपुट में रुधिर वाहिकाओं का एक जाल पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसी ग्लोमेरुलस या इसी बोमन संपुट से अपवाही एवं अभिवाही धमनिका निकलती है। यह बोमन कैप्सूल आगे जाकर कुंडलित नलिका में परिवर्तित हो जाती है। कुंडलित नलिका का समीपस्थ भाग हेनले का अवरोही चाप तथा दूरस्थ भाग हेनले का अधिरोही चाप बनाता है। इसी अवरोही और अधिरोही चाप के बीच में हेनले लूप पाया जाता है। यह अवरोही चाप मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाके संग्राहक नलिका में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी नलियाँ होती है, जाके सामान्य संग्राहक नलिका में ओपन होती है। यह संग्राहक नली जाके मूत्रवाहिनी में खुल जाता है और ब्लैडर में जाके एकत्रित हो जाता है, ठीक ना। इस बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मेलपिगियन कोष कहते हैं, ठीक। मेलपिगियन कोष कहते हैं। जब किडनी काम नहीं करता है तो कृत्रिम वृक्क लगाते हैं, जिसमें एक सेल्यूलोज के बने टंकी में ब्लड को प्रवाहित करते हैं। वहाँ से ब्लड शुद्ध हो जाता है, उसको निकाल कर पुनः शरीर के में प्रवाहित कर देते हैं, मतलब शरीर में डाल देते हैं। जब शरीर में बॉडी में इंटर कराने लगते हैं ब्लड में तो उसमें हिपेरिन नामक के प्रोटीन मिला देते हैं ताकि बॉडी में वो जम ना पाए। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक। डायलिसिस कहते हैं। पहला डायलिजर का विकास विलियम कॉल्फ के द्वारा हुआ था 1943 में, जो सफल नहीं हुआ। तो दूसरा सफल प्रयोग 1945 में हुआ। फैक्ट में देखे थे किडनी की स्टोन मतलब किडनी स्टोन जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं, वह कैल्शियम ऑक्सलेट होता है और मेनली मेल में होता है। और जो अमोनिया निष्कासित करते हैं उसको अमोनियोटैलिक, जैसे पानी में रहने वाला प्रोटोजोआ। मूत्र में जो यूरिया निष्कासित करते हैं उसे यूरिक टैलिक। सरीसृप और पक्षी जो यूरिया निष्कासित करते हैं, यूरिक अम्ल जो निष्कासित करते थे उसको यूरिक टैलिक, और जो यूरिया निष्कासित करते हैं उसे यूरियोटैलिक, जैसे मानव, ठीक ना। सांप, मगरमच्छ और पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उपयोगी प्रोटीन क्रिएटिनिन जो गर्भावस्थान के दौरान पाया जाता है। मूत्र में पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में गंध यूरिनोड के कारण होता है। पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण होता है। तो आशा करता हूँ दोस्त समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।